चुनाव प्रचार के आपाधापी में कई बार नेताजी लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन इन नेताजी को हमने पकड़ लिया। ये चिरंजीव राव हैं, ये हरियाणा की रेवाड़ी ज़िले में रेवाड़ी सीट से विधायक हैं। इनके पिताजी कैप्टन अजय यादव वो लगातार 6 बार विधायक रहे, कई दफ़े मंत्री रहे और इनका एक परिचय हरियाणा के बाहर के लोगों के लिए ये है कि ये लालू यादव जी के दामाद हैं। ठीक परिचय है आपका? जी, कैसा चल रहा है चुनाव नेताजी? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है जी। हुँ, और मुझे उम्मीद है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएँगे, तो हुँ। पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से कोई जीत के आएगा, तो चिरंजीव राव, यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई जीत के आएगा। एक बात बताओ आप, कि आप जो है यहाँ पे आपका मुकाबला आपके मुकाबले बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो आप मुकाबला किससे मान रहे हो? देखिए, मैं तो मुकाबला किसी से नहीं मान रहा, क्योंकि लगातार जो हमने मेहनत की है पिछले 5 साल के अंदर और लगातार हमारी कोशिश ये रही कि लोगों के बीच में रहें। आज बीजेपी ने भी जो प्रत्याशी दिया है वो मेरी 7 वाली विधानसभा क्षेत्र है कोसली, वहाँ से उनका टिकट कट गया था और टिकट कटने के बाद उनको यहाँ भेजा गया। तो कहीं न कहीं एक बाहरी व्यक्ति को जिसको यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है और उसको कहीं न कहीं एक पैराशूट के ज़रिए यहाँ भेजा गया है और जनता उनको नकारने का काम करेगी। अच्छा एक बात बताइए, मैं हरियाणा में जब यहाँ रेवाड़ी आता हूँ, आपके पिताजी भी 5 दफ़े 6 दफ़े विधायक रहे, आप भी विधायक बने पिछली बार, राव इंद्रजीत भी यहाँ से बड़े नेता के तौर पे रहे। ये इलाका इतना डेवलप्ड क्यों नहीं लगता? सड़कें उस तरीके से नहीं बनी हुई हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है साइड-साइड में। देखिए, आज आप जानते हैं कि कोई गाड़ी आप खरीदें और 10 साल उसकी सर्विस ना अगर होए, उसके तेल ना बदला जाए, उसके टायर ना बदले जाएँ, तो उसकी हालत क्या हो जाती है। आज यही हालत रेवाड़ी की है। रेवाड़ी जब हम यहाँ सत्ता के अंदर थे, जब हमारी सरकार थी, तब हमने अनेकों कार्य यहाँ कराए, चाहे यूनिवर्सिटी बनानी हो इंदिरा गांधी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने गुड़गाँव से पहले यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के अंदर बनवाई थी। यहाँ 2 कॉलेज हमने बनवाए, एक लड़कियों का कॉलेज और एक खरकड़ा हमारे गाँव है, वहाँ कॉलेज। आईटीआई पॉलिटेक्निक यहाँ पर हमने बनाया, सैनिक स्कूल हमने यहाँ बनवाया, डिफेंस यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई, अनेकों काम हुए हमारे यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर के अंदर। हमने सिविल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर जो है, सीएचसी, पीएचसी, सबसे बड़ा पशुओं का अस्पताल, वेटनरी हॉस्पिटल्स, तो अनेकों काम यहाँ हुए जब हम लोगों की सरकार थी। अब 10 साल से 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है और उस दौरान इन्होंने कुछ नहीं किया। आज वो आप सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि टूटी सड़कें आपको नज़र आई, आपको गंदगी का ढेर नज़र आया। बीजेपी बात करती है स्वच्छ भारत की, आपको कहाँ स्वच्छ भारत यहाँ पर नज़र आ रहा है? एक बात बताओ, आप भी 5 साल से विधायक हो, तो क्या विधायक होने के नाते आपने काम पूरे किए? आपने क्या काम किया यहाँ क्षेत्र के लिए? देखिए, मैंने वही बताया ना, हमने एक विधायक होने के नाते जो मेरा दायित्व था कि हर मुद्दे को हम विधानसभा के अंदर उठाएँ और अपनी कोशिश करें कि सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएँ। आपने शायद सुन रहे होंगे जब यहाँ भाषण एक वक्ता दे रहे थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ के जो मेरे से पहले विधायक थे, उनसे लोगों ने फरियाद यहाँ पर लगाई थी कि यहाँ बहुत बड़ा डंपिंग स्टेशन था, यहीं पर ही आपके बिल्कुल पीछे, जहाँ पर कूड़ा डाला जाता था और यहाँ कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था और ये जो जगह है बुद्धो माता, ये इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है, यहाँ की नहीं पूरे इलाके की, और यहाँ पर ही कचरा सामने डलता था। जैसे ही मुझे संज्ञान में आया, 2 दिन के हमने वो कचरा यहाँ से हटवाया। उसके अलावा बहुत माँग थी, एक एम्स की यहाँ पर माँग थी, जिसके लिए लगातार हमने आवाज़ उठाई, यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से वो एम्स बन पाया। तो हमने लगातार लोगों के लिए, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर कर लोगों की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया। नहीं, तो आप लोगों के यहाँ विधायक निधि नहीं है? विधायक विधायक निधि होती है हमारी, तो विधायक निधि जो हमारी होती है उसको आदर्श ग्राम योजना बोलते हैं, जिसको सिर्फ आप गाँव में लगा सकते हैं। हमारे शहर के लिए कोई ऐसी योजना नहीं थी और पहली बार ये जो 5वाँ साल हमारा आया था, इस सरकार ने ये किया था कि आदर्श ग्राम योजना के साथ आदर्श शहर योजना, जिसके लिए केवल मात्र 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप मुझे ये बताइए 2 करोड़ रुपए में क्या काम हो सकता है? वो 2 करोड़ खर्च हुए? 2 करोड़ खर्च हुए, 2 करोड़ नहीं जी, मेरे यहाँ पर खर्च हुए 16 करोड़ रुपए। अच्छा। जी। क्या काम हुए उसमें? उसके अंदर बहुत काम हुआ है, जैसे हमने पार्क बनवाए, जिम बनवाए, हम लोगों ने लोगों के लिए सामुदायिक भवन बनवाए, हम लोगों ने सड़कें बनवाई, बहुत काम हुए, अनेकों ऐसे काम हुए जो गाँव, अब मेरे यहाँ पर अनेकों गाँव हैं, एक नगर पालिका, एक नगर परिषद है। आप सोचिए इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र के अंदर केवल मात्र 15-16 करोड़ से क्या होता है? एक चीज़ मैं जब घूम रहा था तो आपके कुछ विरोधी मिले, आपके भारतीय जनता पार्टी के, बोले कि वो तो ठीक है कि पिताजी के नाम पे एक बार जीत गए कम वोटों से, अब की बार सीट फँस गई, अब की बार जो है देखना आप मुकाबले में क्या होगा। देखिए, आपने खुद ही कहा, मेरे विरोधी ने कहा, पिछले बार के चुनाव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार का जब चुनाव हुआ था, तब यहाँ प्रचार करने के लिए सब लोग यहाँ पर आए थे।
यहाँ पर प्रचार करने के लिए 3 बार तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए। उसके बाद सांसद राव इंद्रजीत जी ने अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। लगातार उन्होंने यहाँ प्रचार किया। जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, वो यहाँ पर आए थे प्रचार करने के लिए, और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी स्वयं यहाँ पर आए थे प्रचार करने। तो आपने शायद, मुझे नहीं लगता कहीं आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रचार करने के लिए आए। तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी ताकत अब लगाई थी। उसके बावजूद भी हम जीत कर आए। पर इस बार जी, हाँ यहाँ चुनाव तो जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। हाँ तो कभी ये हाँ? कभी आप नु सोच रहे हो कि नेताजी हैं, जनता पूरी खिलाफ है बीजेपी के। यहाँ अच्छा? के वोट देखो आप। हाँ। हाँ, और अच्छा? 5 तारीख को आपको मतों में पता चल जाएगा, 8 को रिजल्ट मिल जाएगा। ये कुछ काम वाम किए हैं? काम बहुत ज्यादा किए हैं, काम का ही तो नतीजा है ये। जब ही तो पब्लिक वोट दे रही है इनको। हाँ? हर गांव अच्छा में- एक हाँ? हर गांव में हर जगह सड़क बनवाई। गांव के हिसाब से जितने ग्रांट मिली, विधायक जी ने सारे पैसे एक एक गांव के अंदर जाके अपने पत्थर लगे हैं। गांव में ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। ये विरोधी तो कहेंगे ही काम नहीं कराया, लेकिन काम हर गांव में हुआ है। और हर वार्ड के अंदर कांग्रेस सरकार में हर वार्ड के अंदर समुदाय केंद्र बनाए। 32 समुदाय केंद्र बने, रेवाड़ी में 31 वार्ड। अच्छा आप मैं समझ गया, आप तो समर्थक हो, आप बताओगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इलाके में पानी की बड़ी समस्या है, उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? देखिए, पीने के पानी की समस्या रेवाड़ी की बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ पर एक कला का कनाल बनवाया था, जिससे पीने की पानी की समस्या को काफ़ी हद तक हम दूर कर पाए थे। अब शहर की आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है, इन्होंने 10 साल में एडिशनल वाटर टैंक नहीं बनाया। अगर एडिशनल वाटर टैंक इन्होंने बना दिया होता तो पीने के पानी की समस्या नहीं होती। और 10 साल एक बहुत लंबा अरसा हो जाता है। आप समझिए कि शहर की आबादी कितनी बढ़ गई होगी पिछले 10 साल में, और अब तक इन्होंने चिन्हित जगह नहीं करी है कि जहाँ हम वो एडिशनल वाटर टैंक बनाएं। तो सबसे ज़रूरी बात उसके अंदर ये है कि इन्होंने कभी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इनकी सोच नहीं रही कि हम कैसे लोगों को सहूलियत दे सकें। एक बात और बताइए कि जैसे आप जब आप यहाँ सीट पे लड़ रहे हैं तो एक अपने आप में हॉट सीट हो जाती है कि भाई आपके पिताजी इतने कद्दावर नेता, और तो आपके प्रचार में जो है, आपके प्रचार में कौन कौन लोग आ रहे हैं? हुड्डा जी आए आपका प्रचार करने? मेरे यहाँ सबसे पहले प्रदेश के अंदर किसी का नामांकन भरवाया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भरवाया। अभी 2 दिन बाद सचिन पायलट जी यहाँ प्रचार के लिए आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी भी 23 तारीख को यहाँ प्रचार के लिए आ रहे हैं। और भी बहुत नेता यहाँ पर आएंगे प्रचार करने के लिए। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी में से कोई एक आएगा। तेजस्वी यादव जी यहाँ पर आएंगे प्रचार आ रहे हैं करने। वो प्रचार करने? जी, उन्होंने पिछली बार भी आए थे। मेरा नामांकन जब मैंने भरा था उस वक्त वो आए थे। अच्छा, जी। तो आपकी तेजस्वी यादव जी से जो बड़ी छोटी बहन है उनसे शादी हुई? मेरी तेजस्वी यादव जी से छोटी नहीं, तेजस्वी यादव से बड़ी बहन जो है। अच्छा, बड़ी है, जी, उनसे शादी हुई। जी। तो वो भी प्रचार करती हैं? नहीं, अभी नहीं आई वो। पिछली बार उन्होंने काफ़ी प्रचार किया था, पर 22 तारीख के बाद वो आएंगी। अच्छा, महिलाओं के बीच वो जी, जाकर। जी। एक बात बताइए कि जब आपको लोगों का टिकट बँटा और तमाम खेमों की बात हुई, राहुल गांधी जी से आपको कोई मैसेज मिला आपके केंद्रीय नेतृत्व से किस चीज़ के बारे में कि मैसेज? कैसे क्या करना है चुनाव में? देखिए, मैं आज से संगठन से नहीं हूँ। मैं 2005 से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैंने एनएसवाई से शुरुआत करी, यूथ कांग्रेस में काम किया, मेन कांग्रेस में अभी मैं एआईसीसी में सेक्रेटरी हूँ, राजस्थान इंचार्ज हूँ। तो हमने बहुत साल संगठन को दिए हैं और बहुत कुछ संगठन से सीखा है। हमने तो बहुत प्रदेशों के अंदर लोगों को चुनाव लड़वाए हैं, तो हमें चुनाव लड़ने का जो प्रबंधन है, उसकी पूरी जानकारी है। एक बात और बताइए कि इतना अनुभव आप कह रहे हैं कि मेरा है, इसके बावजूद बीजेपी के जो नेता हैं आप लोगों पे परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं। इस पे आपका क्या काउंटर है? देखिए, बीजेपी ने तो सबसे बड़ा परिवारवाद किया है। राव इंद्रजीत जी को टिकट दी, उनकी बेटी को टिकट दी। अभी किरण चौधरी जी ने पार्टी ज्वाइन की है, उनकी बेटी को टिकट दे दी। तो इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा कि एक ही परिवार में उन्होंने 2-2 टिकट दे दी। और ये तो एक आम एग्जाम्पल है, उन्होंने बहुत लोगों को टिकट दी है पार्टी के अंदर। परिवारवाद तो कूट-कूट के बीजेपी के अंदर भरा हुआ है। बात यह है कि दूसरे में इनको परिवारवाद दिखता है, अपनी पार्टी में इनको परिवारवाद नहीं दिखता। अभी जिनको इन्होंने एमपी की टिकट दी, उनके बच्चों को ये एमएलए की टिकट दे रहे हैं। इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा? तो दोनों तरफ का जो है प्लस नहीं, माइनस नहीं, प्लस हो जा बात रहा है। परिवारवाद की ये रहती है कि आप परिवारवाद तब है जब आप मेहनत नहीं करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक नेता का बेटा कभी नेता बन ही नहीं पाएगा। अगर वो मेहनत करता है, लोग उसको चुनते हैं, तो उसको परिवारवाद कैसे कहेंगे? फिर तो एक डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। एक दुकानदार के बेटे को उसके दुकान पे जाकर नहीं बैठना चाहिए, उसको कोई और काम करना चाहिए। आपके बेटे अगर रिपोर्टर बनना चाहेंगे तो जीवन में कभी रिपोर्टर नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि आप रिपोर्टर थे। ये परिवारवाद नहीं है।
शायद आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। ठीक बात है। चलिए, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका एक बड़ा बयान वायरल हुआ, डिप्टी सीएम बनने की बात कही आपने। देखिए, वो मैंने जो बात कही थी वो इसलिए कही थी कि 10 साल से जो नेतृत्व नहीं मिला इस इलाके को, जी। जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ताकत नहीं दी बीजेपी ने। हमारे यहाँ जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हमारे यहाँ से 5-5 मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने केवल मात्र 1 मंत्री बनाया, और वो भी ऐसे मंत्री बनाए जो यहाँ विकास कर नहीं पाए, जो पिछला कार्यकाल रहा, जिसकी वजह से इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ। बहुत पिछड़ापन है हमारे इस इलाके का। उसको दूर करने के लिए हमारी मांग है कि यहाँ पर कोई ताकत दी जाए, और मैं ये कहता हूँ, हमारी तो पार्टी से डिमांड इस चीज़ की है कि आप हमारे इलाके को ताकत दो ताकि हम लोगों का विकास कर सकें। तो ये है दस ख्वाहिश बातें है ऊपर डिप्टी सीएम बनने की? ख्वाहिश तो जी हर व्यक्ति की होती है। आपकी ख्वाहिश होगी कि आप एडिटरी चीफ बने हैं अपने इस ललन टॉप का, और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, मैं 8 ही लोगों को फॉलो करता हूँ जिसमें से एक ललन टॉप है। जी, शुक्रिया। तो हम आपका चुनाव कवर करने आए हैं। आप ये बताइए कि मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपने जो बताया ये अभी अगर आप चुनाव जीतते हैं और आपकी सरकार बनती है, तो ऐसे 5 काम क्या करेंगे कि मैं 5 साल बाद आऊँ तो आप बोले कि अभिनव भाई आइए आपको हम दिखाते हैं कि ये काम मैंने किया है? कि सबसे बड़ी जो मांग है हमारी वो मेडिकल कॉलेज की थी, कि मेडिकल कॉलेज हम यहाँ लेकर आएँ, जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ-साथ हमारी कोशिश ये है कि यहाँ बॉयज़ कॉलेज यहाँ नहीं बन पाया, उसको हम जल्द बनवाएँगे। एक हमारा जो रेवाड़ी का बस स्टैंड है, उसको शहर से बाहर हम शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या शहर के अंदर है। एक पार्किंग की व्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आज शहर में जो जाम लगता है, पार्किंग कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज जो है वो बेरोज़गारी एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि धीरे-धीरे करके जो उद्योग बंद होते जा रहे हैं, उन उद्योगों को हम ठीक करें। तो ये चिरंजीव राव, ये हमें चुनाव प्रचार के दौरान दिख गए, मिल गए, तो हमने सोचा इनसे जाना जाए। हमारा काम ये है कि जनता के जो उम्मीदवार हैं, उनसे वो क्या उम्मीदें रखते हैं और उनकी बातों में उन्हें क्या दम लगता है, ताकि वो ये सब सुन के तय कर सकें। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।